हेलो एवरीवन, हम लोग संवाद आईएएस टीम से हैं और पिछले वर्ष सिविल सेवा और बिहार पीसीएस में जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम लोग पॉलिटी से करना चाहते हैं। तो पिछले वर्ष जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया है वह यह है, भारत के निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, शक्ति एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का वर्णन करें। जैसा कि इस प्रश्न में 3-4 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु तो यह है कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, दूसरे में उनकी शक्ति और उनका निष्पक्ष चुनाव में भूमिका लिखा दिया गया है। तो इस प्रश्न में हम 3 आयामों के बारे में वर्णन करेंगे। तो इसमें जो पहला आयाम है उसमें हम निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में 60 से 70 वर्ड लिखेंगे। उसके बाद उनकी शक्ति, जो उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है जिसको हम आचार संहिता बोलते हैं, उसके बाद अभी के समय में निष्पक्ष चुनाव में इनकी क्या भूमिका है, इनका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। निर्वाचन आयोग, जैसा कि जानते हैं, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया था 1947 ईस्वी में, जहां पे दूसरी ओर अमेरिका और अन्य देशों में अध्यक्षीय प्रणाली अपनाया गया। भारत में संसदीय लोकतंत्र इसलिए अपनाया गया ताकि किसी व्यक्ति विशेष का शासन होकर, तानाशाही की व्यवस्था न स्थापित होकर संपूर्ण कैबिनेट का और भारत की जनता का शासन हो। और उस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए एक संस्था की ज़रूरत हुई जो कि निष्पक्ष तौर पे चुनाव को आयोजित कर सके। इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसके कार्यों का विश्लेषण भी किया गया है। चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था माना जाता है। इसके लिए जो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं वो निम्न हैं। पहला, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग को उसी विधि से हटाया भी जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह संस्था स्वतंत्र होकर कार्य कर सके और देश में लोकतंत्र को सफल बनाने में योगदान दे सके। इसके अलावा अगर हम निर्वाचन आयोग के वेतन की बात करें तो निर्वाचन आयोग को वेतन और भत्ते सामान्य निधि से प्राप्त होता है, जिसमें कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 को छोड़ करके संचित निधि से धन नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में 2 प्रकार की निधियों का विशेष महत्व है। एक, पहला भारत की संचित निधि और दूसरा भारत की आकस्मिक निधि। संचित निधि में जो भी भारत के नागरिक कर देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, और अन्य प्रकार के जो भी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वह सारा धन भारत की संचित निधि में जाता है। और संचित निधि से खर्च के लिए हमें संसद में जितने भी हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनका मतदान किया जाता है कि इससे कितना निधि किस मद में खर्च किया जाए। तो निर्वाचन आयोग को भी संचित निधि के द्वारा ही धन देने की बात की गई है। इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्वाचन आयोग के बारे में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग का अधिकार स्वायत्त स्थिति में है। स्वायत्त स्थिति का मतलब होता है इस पर किसी भी प्रकार का कार्यपालिका या विधायिका का नियंत्रण नहीं होगा और चुनाव कराने के लिए यह एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है। जैसे अक्टूबर 2002 में गुजरात मामले में यह दिखाई दिया कि इस संस्था ने काफ़ी विमुक्त होकर कार्य किया और देश में लोकतंत्र की स्थापना में अपना योगदान दिया। इसके अलावा हम चुनाव आयोग के वर्तमान समय में कुछ समस्याएं भी देखने को मिली है, जिसके बारे में हम 1-2 बिंदुओं में रखना चाहेंगे। पहला, संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया है और न ही इसकी नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है।
तो संसदीय प्रणाली में यह भी देखा जाता है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहती है वो अपने पसंद के व्यक्तियों को इन सब पदों पर नियुक्त करती है, जिससे जाकर के बाद में राजनीतिक लाभ उठाए जा सके। दूसरी बात, निर्वाचन आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो इस बात के भी आसार लगाए जा सकते हैं कि पद और प्रतिष्ठा के लिए निर्वाचन आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता है। व्यवहारिक स्तर पर भी समस्या है, क्योंकि सरकार के अधिकारी कर्मचारी सत्ताधारी दल के दबाव में रह कर के कार्य करते हैं और चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली में भी कभी कभी मदद करने को आतुर रहते हैं। इसके बाद हम चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला कार्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि का चुनाव संपन्न कराना। दूसरा कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित करना। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन निर्धारित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में हर एक में 18 विधानसभा क्षेत्र निर्धारित होंगे, जिससे कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। इसी तरीके से अन्य प्रकार के परिसीमन का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी बात, मतदाता सूची को तैयार करना। हर एक चुनाव से पहले वही लोग मत दे सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में हो। तो इस तरह के सूची को, वोटर लिस्ट को निर्धारित करने का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता देना। हमारे यहाँ पे राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनका चुनाव चिन्ह निर्धारित करना और उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी में वर्गीकृत करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को दिया गया है। इन सब के अलावा हमारे देश में यह भी बताया गया है कि चुनाव में कोई भी पार्टी एक निश्चित आय ही खर्च कर सकती है, ताकि जो है धनबल के आधार पे लोकतंत्र का विलोप ना हो। इसलिए चुनाव के व्यय का निश्चित करना भी निर्वाचन आयोग को अधिकार में दिया गया है। टीवी, रेडियो या अन्य प्रकार के संचार माध्यमों से प्रचार करने के लिए समय का आवंटन भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 1989 के समय देश में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था और किसी भी प्रकार के अन्य आयुक्तों के बारे में वर्णन नहीं था, परंतु 1993 में संसद ने निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय संस्था बना दिया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जिनसे मिलकर कमेटी तैयार होती है, उसी प्रकार से निर्वाचन आयोग में भी एक निर्वाचन आयोग के साथ साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की गई, ताकि उनसे सलाह लेकर के गंभीर मुद्दों पर जो है सो निर्णय निर्धारित किया जाए। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए या घटाई जाए, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, जो कि मुख्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। निर्वाचन आयोग के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाने को लेकर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है, जो कि निम्न है। पहला, आचार संहिता का पालन करवाना। देखने को कई बार मिलता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य आचार संहिता का पालन करवाने में भूमिका निभाने से बचते रहते हैं और सत्ताधारी दल के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि हमारे संविधान में यह वर्णन किया गया है कि एक फेयर इलेक्शन अगर ना हो तो इससे लोकतंत्र का जो है हनन होता है। इसलिए निर्वाचन आयुक्त को एक जो है सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करवाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, भयमुक्त वातावरण मुहैया करवाना, जिससे मतदाता निर्भीक होकर मतदान का प्रयोग कर सके। भयमुक्त वातावरण का मुहैया कराना भारत जैसे देशों में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी और कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर कई बार बाहुबली व्यक्ति जो है वो ज़बरदस्ती मतदाता को अपना मत देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस बलों और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से भयमुक्त वातावरण मुहैया करवाना भी निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। इसके अलावा चुनाव के दौरान राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों का प्रयोग कर शांतिपूर्ण चुनाव करवाना। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में
कई बार चुनाव के समय हिंसा, उपद्रव और मारकाट जैसी स्थिति आ जाती है। राजनीतिक दल धर्म और जाति के नाम पे उन्माद उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसे समय में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का जिम्मेवारी निर्वाचन आयुक्त को संविधान में दिया गया है। मतगणना के समय तटस्थ होकर गिनती के कार्यों को करना। जब तक मतदान के बाद एक स्वच्छ और सही तरीके से मतगणना नहीं की जाती है, तब तक लोकतंत्र में निर्वाचन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसा कि पहले बैलेट पेपर के आधार पे मतगणना के समय कई बार धांधली की जाती थी, जिससे कि जो जनता का जो फैसला है वो सही मायनों में उभर कर नहीं आता था। लेकिन अब ईवीएम के माध्यम से और वीवीपैट के द्वारा मतगणना के समय तटस्थ होकर कार्य करके निर्वाचन आयुक्त ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसका मूल्यांकन। भारत एक विविधतापूर्ण संस्कृति और विशाल जनमत का देश है, जहां पर हर एक जगह में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे समय में जहां पर गरीबों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों का हमारे विधानसभा या लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं रह गया है, ऐसे में निर्वाचन आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था की तरह कार्य करके आदर्श चुनाव करवा सकता है और चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण को रोककर अपनी एक मिसाल प्रस्तुत कर सकता है। यद्यपि धनबल और जनबल का प्रयोग करके इस संस्था के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है, परंतु एक कठिन परिस्थिति में भी इस संस्था ने जिस प्रकार से आज़ादी के 70 वर्षों तक कार्य किया है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है।